मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर रहे हैं इस समय हम लोग। और बेटा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग लगा चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग अपनी अपनी बुक्स में देखिए जरा। लेकिन सिद्ध कीजिए कि स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला है, उसके अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु, उसके अंदर एक शंकु बना है और वो शंकु बनाया कैसा गया है? ऐसा बनाया गया है कि उसका आयतन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रहे। ऐसा शंकु आपको बनाना है और उस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 है। ये आपको सिद्ध करके देना है। तो गोला जो है उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। उसके अंदर के अंतर्गत बनाना क्या है? आपको एक शंकु बनाना है। शंकु कैसा होना चाहिए? उसका आयतन मैक्सिमम हो। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको प्रूव करके क्या देना है कि शंकु की जो ऊंचाई होगी वो गोले की त्रिज्या का 4/3 होगी, मतलब 4/3 के बराबर होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं गोले की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। अब इस पे हमको एक शंकु बनाना है। ये हमने गोला मान लिया, ये स्मॉल आर इसका रेडियस है। इस पर हमने एक शंकु बना लिया, इसके अंतर्गत ये हमने इस पर एक शंकु बना लिया, इसके अंतर्गत ठीक है। उन्होंने अब करना क्या है? उच्चतम आयतन होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा हम मान लेते हैं, मान लिया कि जो ये शंकु है इसकी हाइट h के बराबर है और जो शंकु का रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर है। समझ रहे हैं? शंकु की ऊंचाई स्मॉल h और शंकु की त्रिज्या कैपिटल R, ये चीज मानना। माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल h तथा त्रिज्या कैपिटल R, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब आपको इस शंकु का आयतन मैक्सिमम दिखाना है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे हम सबसे पहले। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 1/3 पाई r² इंटू h। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो शंकु का आयतन हमने निकाला है, इसमें देख रहे हैं कि ये तो वेरिएबल जो हमने माने थे वही इसमें आ रहे हैं और हमको तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए। जब तक हम सिंगल वेरिएबल नहीं बनाएंगे हमारा इसका आंसर नहीं आएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं ये काम? यहाँ से कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए हम इसको मिला देते हैं, इसको कुछ नाम रख देते हैं, A B C D, और इसका इस पॉइंट को मान लेते हैं हम O। आपको याद होगा इससे पहले आपने एक ऐसा क्वेश्चन लगाया है जिसमें वृत्त के अंतर्गत एक मेरे ख्याल से त्रिभुज बना हुआ था शायद, मुझे याद नहीं ज़्यादा उस क्वेश्चन को, पर ऐसा एक फिगर बना हुआ था। आज गोले के अंदर शंकु बना हुआ, पर एक थ्योरम आपको याद होगी कि अगर किसी गोले की दो जीवाएं, एक ये जीवा एक ये जीवा, दोनों एक दूसरे को आपस में काटती है किसी जगह पर, तो हम क्या कर सकते हैं? AO इंटू BO इज इक्वल टू CO इंटू D। ठीक है, ये थ्योरम एक बार यूज भी कर चुके हैं हम इसी क्वेश्चन पे। तो अब प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? AO इंटू BO इज इक्वल टू CO इंटू DO। AO की वैल्यू बताइए कितनी है? देखिए जल्दी से, A से O तक की डिस्टेंस, नहीं ये तो h है। देखो A से O तक शंकु की ऊंचाई है स्मॉल h के बराबर है। A से O तक हम स्मॉल h ले लेते हैं,
बी ओ कितना है इसको बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। देखो बेटा, ये पूरा अगर यहां से पूछे हम आपसे तो कितना बताओगे आप? ये व्यास है गोले का, और गोले का व्यास कितना होगा? 2 स्मॉल आर। ठीक है, अब ये 2 आर है, हमको केवल इतना चाहिए, उसमें इतना माइनस कर दो। तो 2 आर में से ये एच माइनस कर दो, 2 आर माइनस एच आ जाएगा बी ओ। सी ओ की वैल्यू कितनी है? सी ओ शंकु की त्रिज्या है कैपिटल आर, बी ओ भी शंकु की त्रिज्या है कैपिटल आर। तो एच इंटू 2 आर माइनस एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या आएगा? v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पर ये लिख देंगे h 2 आर माइनस एच, ये आर स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट आके इनटू क्या कर लेंगे h। अब v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आप h को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो ये हो जाएगा 2 RH स्क्वायर माइनस एच क्यूब। कैसे? एक एच ये एक एच ये, 2 एच जा रहे ना, तो 2 RH स्क्वायर माइनस यहाँ जाके 3 H हो जाएंगे तो एच क्यूब बन जाएगा। ये आयतन की वैल्यू निकल करके आ गई। अब इसमें सिंगल वेरिएबल है, आगे का कैलकुलेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें? h के सापेक्ष अवकलन, d dh ऑफ b इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसका h के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2h हो जाएगा। अब 2h इंटू आर, 2r करोगे तो 4RH माइनस इसका आ जाएगा 3h स्क्वायर। ये एक बार अवकलन हो गया। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एच ऑफ v का मान 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से h कॉमन कर लें और ये जो 1/3 पाई कांस्टेंट है उसको 0 के साथ भेज दें। h कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब एक बारी से 0 लेंगे, दोनों से जब आप h की वैल्यू निकालेंगे तो इससे 0 आएगी और यहाँ से h की वैल्यू आएगी 4r/2। 0 नहीं हो सकती क्योंकि अगर शंकु है तो कुछ ना कुछ तो उसकी ऊंचाई रहेगी, तो ये नहीं हो सकती। ये ऊंचाई आ सकती है, पर अभी हम कह नहीं सकते कि कंफर्मली यही शंकु की हाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो शंकु ऐसा चाहिए जिसका आयतन मैक्सिमम हो, पर अभी तो ऐसा कोई क्ल्यू मिला नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि शंकु का आयतन मैक्सिमम। तो पहले ये देखो कि शंकु का आयतन महत्तम होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमको इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करना पड़ेगा अवकलन, है ना। एक बार इसका हो चुका है तो और करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको। तो ये हुआ आ जाएगा 1/3 पाई और इसको करेंगे तो 4r माइनस 6h। अब h की जगह पर ये लिख लें, h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3 पर d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू h, तो 6 और h की जगह पर 4r/3, 3 दूना 6, 2 चौके 8, ये 4r माइनस 8r हो गया। 4r में से 8r माइनस करेंगे माइनस का 4r, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमें मतलब नहीं है साइन, लेकिन हम समझ गए नेगेटिव ही आएगा। इसलिए h इज इक्वल टू 4r/3 पर
शंकु का आयतन महत्तम होगा। शंकु का आयतन कैसा होगा? उच्चतम होगा। ठीक है। अब अगर शंकु का आयतन उच्चतम है तो h के कौन से मान के लिए है? 4r/3। बस अब हम मान लेंगे कि ये शंकु की हाइट होगी। कहने का मतलब यूँ कि अगर आप चाहते हैं कि गोले के अंदर बने शंकु का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो उसके लिए इतना ऊंचा शंकु आपको बनाना पड़ेगा, जहाँ पर r गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। क्या है? कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला और उसके भीतर इस बार एक बेलन बना हुआ है। पिछली बार अभी पिछले क्वेश्चन में शंकु बना था, इस बार बेलन बना हुआ है। अब बेलन का अधिकतम आयतन भी अधिकतम होना चाहिए, तो आपको प्रूफ करना है कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो 2r/√3 के बराबर होगी और अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक गोला बनना चाहिए। गोले की त्रिज्या भी यहाँ कितनी है बेटा? कैपिटल R मेरे ख्याल से दी जा रही है। ये उसका सेंटर है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R होगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कैपिटल R होगी और टोटल डायमीटर इसका 2r के बराबर है। अब इसके भीतर एक बेलन बना हुआ है ऐसे। ये एक बेलन इसके भीतर बना हुआ है गोले के अंदर, और इस बेलन का आयतन आपको उच्चतम दिखाना है। उसके बाद ये भी प्रूव करना है कि बेलन की ऊंचाई 2r/√3 के बराबर है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ जो बेलन है इसकी हाइट हम स्मॉल h मान लेते हैं और बेलन का जो रेडियस है इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट कर देंगे। माना बेलन की ऊंचाई स्मॉल h और त्रिज्या स्मॉल r। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? πr²h। और इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम दिखाना है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है, इस फॉर्मूले में दो वेरिएबल है r और h। हम चाहते हैं सिंगल वेरिएबल में बने, उसके लिए हमें कुछ और क्लूज यहाँ से निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे ऐसा कर लेता हूँ उस वक्त ये क्या होगा? कितनी लंबा होगा? ये गोले की त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या कैपिटल R, समझ रहे हैं? अब ये कैपिटल R है, ये स्मॉल h नहीं, स्मॉल h नहीं है, इससे ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? ये h है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? h/2। अब ये पूरा कितना है? कैपिटल R। ये डिस्टेंस h/2 होगी। भाई बेलन की ऊंचाई कितनी है? h मानी है कि नहीं मानी? तो बेलन के सेंटर से ये अगर ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये h/2, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। ठीक है, अब हम इसको कुछ नाम रख दीजिए। ये O, A और B
समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो कैपिटल आर स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आप एक काम कर लो, आर स्क्वायर का मान निकाल लो। तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह पर ये नोट कर देंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई की जगह पाई, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू और फिर स्मॉल एच। v इज इक्वल टू पाई, h को मल्टीप्लाई करवा लो, आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4। ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तैयार हो गया है और सिंगल वेरिएबल है, आप देख सकते हैं। कैपिटल आर इसमें क्या है, गोले की त्रिज्या, वो तो हमको दी गई है पहले से ही। कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है और स्मॉल एच ये वेरिएबल हमें माना हुआ था। अब ये सिंगल वेरिएबल में आपका है, इसके आगे मैं नहीं करूँगा, इसके आगे आप सभी को खुद ब खुद करना है। ऐसे कई क्वेश्चन मैं करके दिखा चुका हूँ और इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ना स्क्वायर रूट है ना कुछ। डायरेक्टली आपको अवकलन करना है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए 0 के बराबर रखना है। स्मॉल एच का एक मान आएगा या हाँ एक ही मान आएगा, फिर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है v का। h के उस वैल्यू को लिखना है, उस पर चेक करो कि माइनस आया कि प्लस आया। वो माइनस आएगा क्योंकि विलुप्त आयतन उच्चतम आ रहा है, और जब वो माइनस आ जाएगा तो h की जो वैल्यू रखने से वो माइनस आया होगा वही बेलन की हाइट बन जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम नहीं कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, सिद्ध कीजिए अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु। एक लंबवृत्तीय शंकु है, ऊंचाई h है और उसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा, मतलब शीर्ष का जो टोटल एंगल बनेगा उसका आधा अल्फा के बराबर होगा। वृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, अब शंकु के अंदर बेलन है की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, ये आपको सिद्ध करना है। उसके साथ और एक चीज प्रूव करनी है कि बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई h क्यूब इंटू 10 स्क्वायर अल्फा, ये भी आपको प्रूव करना है। और मैक्सिमम क्या दिखाना है इसमें, शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, शंकु के अंदर जो बेलन बनेगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम का बेलन होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। तो पहले तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ। देख लीजिए शंकु मेरे गलत टेढ़ा बन रहा है। चलो ये शंकु ले लिया, इसको कुछ नाम रख देते हैं, ए बी और ये सी। शंकु के अंदर बनाना क्या है आपको, बेलन। ये हमने शंकु के अंदर बेलन बना लिया, देखो। यहाँ से सीधे एक हम लाइनें से मिला देंगे इस तरह से। अब देखो शंकु के अंदर बेलन तैयार है आपका, बस देखना ये है कैलकुलेशन से कि इस बेलन की आयतन जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। ए बी सी ये जितने भी पॉइंट्स है कुछ ना कुछ इनको मान लीजिए, जरूरत पड़ेगी ही आपको। डी ई एफ और जी, इसमें इन्होंने कुछ दिया है, पहले उसको नोट करते हैं। शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई स्मॉल एच। शंकु की जो टोटल हाइट है बेटा वो स्मॉल एच दी जा रही है आपको, और इसका अर्धशीर्ष कोण ये वाला है।
अल्फा, या आप ये लिख लो अर्धशीर्ष कोण अल्फा के बराबर आपको दिया गया है। ये दो बातें आपको बता दी गई हैं। आगे है अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई के दिया है, ठीक है। बेलन का आयतन हमको अधिकतम चाहिए, तो हमको इसकी हाइट चाहिए, इसकी हमको हाइट चाहिए। मान लिया इसकी हाइट कैपिटल H, और बेलन का रेडियस हमको चाहिए, मान लिया इसका रेडियस है कैपिटल R मान लो। अच्छा, शंकु की त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, शंकु की त्रिज्या आप स्मॉल r मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या क्या मान लो, स्मॉल r, ठीक। ये हमने मान ली, इतनी सारी चीजें माना। माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R। ये हमने बेलन के बारे में माना। आप कितनी भी चीजें मान लो, पर जब आपका एक्सप्रेशन बने वो एक सिंगल वेरिएबल में आना चाहिए, चाहे आप 50 चीजें मानते चले जाएं, ठीक है। तो आयतन बेलन का मैक्सिमम दिखाना है। अब हम बेलन का आयतन निकालते हैं। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन B इज इक्वल टू पाई, बेलन का रेडियस कितना है, बेलन वाली सारी चीजें कैपिटल ली गई हैं, तो पाई r स्क्वायर कैपिटल H। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो दो वेरिएबल है इसमें, कैपिटल R और कैपिटल H, कैपिटल R और कैपिटल H दो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है आपको। और गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, एक तो अल्फा गिवन क्वांटिटीज है, गिवन है मतलब ये कांस्टेंट, एक H भी गिवन है, गिवन है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। ये दो के पदों में आप ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इन दो के अलावा केवल एक वेरिएबल और होना चाहिए बस, क्योंकि तो दो कांस्टेंट है। कैसे कर सकते हैं ये वाला काम, सोचिए। इसके लिए एक छोटा सा जरूर लगाना चाहते हैं। आप देखें, त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज ए ई और सी, ये दो त्रिभुज आप देखें, दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों समरूप त्रिभुज भी है। चेक करिए जरा कौन कौन से त्रिभुज के बारे में मैंने बात की। त्रिभुज ए डी एफ तथा त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज ए ई सी, दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा, समरूप त्रिभुज, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो कैसे समरूप त्रिभुज हैं आप देखो, ए डी एफ, एक तो ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है, और एक ए ई सी ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है, बड़ा वाला। दोनों में देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों का ये एंगल सेम होगा, समझ रहे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत को, और दोनों के लिए ये कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में ये त्रिभुज एंगल कॉमन है, तो त्रिभुज तो समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों में क्या प्रमेय होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसकी हमने ले ली ए डी, फिर इसकी भुजा ले लो ए ई, छोटे त्रिभुज का लंब ए डी बटे बड़े त्रिभुज का लंब ए ई, छोटे त्रिभुज का आधार डी एफ, बड़े त्रिभुज का आधार ई सी। ए डी की वैल्यू बताइए, देख के बताओ जल्दी से, ए डी का मान स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। देखो ये पूरा भैया स्मॉल एच है कि नहीं, ये कितना है, तो अगर पूरे में आप ये नीचे वाला माइनस कर दोगे तो ये ए डी आ जाएगा, तो स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। इसको हमने रख दिया, स्मॉल एच माइनस
कैपिटल एच। ए ई कितना है देखो, ए से ई तक पूरा स्मॉल एच। डी एफ क्या है, डी एफ है बेलन की बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या कितनी मानी गई है, कैपिटल आर। ई सी, ई सी शंकु की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर माना गया है। आपको यहां से निकाल के वैल्यू यहां लानी है, ठीक है। आप चाहे तो कैपिटल आर की जगह वैल्यू निकालो, या फिर आप एच की जगह वैल्यू निकाल के लिखो। यहाँ पर हमको तीन मतलब क्या है कि स्मॉल आर भी नहीं आना चाहिए। एक काम करो, आर अपॉन स्मॉल एच आएगा कहीं से, देखो आर अपॉन स्मॉल एच लंब बटे आधार। एक काम करिए, इसको इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, तो ये बन जाएगा आर अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं। फिर से देखो, ये यहाँ ले आए और इसको वहाँ नीचे भेज दिया, तो ये यहाँ के आर हो गया अपॉन एच, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ये स्मॉल आर अपॉन एच क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज देखो बेटा, ए ई सी दिखा सबको। अगर इस समकोण त्रिभुज में tan अल्फा में लगाऊं, tan अल्फा, tan अल्फा के लिए क्या है काम करेगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। ये लंब टोटल कितना है, स्मॉल, ये आधार टोटल कितना है, स्मॉल एच। तो स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच, इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच, इसकी जगह पर हम ले सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। अब आप आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, आर इज इक्वल टू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इंटू tan अल्फा। tan अल्फा का काम करेगा कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा क्वेश्चन में हमको दिया गया है। अब ये वैल्यू हम जाके इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। समीकरण 1 से v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 6 बार हम लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा, एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा, और साथ में अभी क्या लिखना पड़ेगा, h। तो v इज इक्वल टू पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा, पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा, इसको अंदर भेज दो, तो ये अंदर जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब का होल स्क्वायर, ये अंदर जाएगा। अब आप देखो, आप निकाल सकते हो बाहर, अगर आप यहां से h कॉमन करोगे भी, कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है, स्क्वायर ओपन करके तब गुना करा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्वायर ओपन कर लो, उसके बाद गुना करा लो, चलिए ठीक है, कर लीजिए। पाई tan स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर माइनस टू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच इंटू कैपिटल एच, v इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा, करिए गुणा करा दीजिए, तो एच स्क्वायर कैपिटल एच प्लस एच क्यूब माइनस 2h स्मॉल एच। पहले ये चेक करो, ये सिंगल वेरिएबल में हुआ कि नहीं हुआ, 2h कैपिटल एच स्क्वायर। हाँ, पहले ये चेक करो, ये सिंगल वेरिएबल में आया कि नहीं आया वो। पाई अचर, tan अल्फा अचर, स्मॉल एच दिया है कांस्टेंट है, स्मॉल एच कांस्टेंट है, कैपिटल एच के पदों में आ गया है, सिंगल वेरिएबल तो बन गया। अब आपको आगे की प्रोसीजर यूज करना है, तो डी डी एच अपॉन वी, डी डी एच ऑफ वी,
आयतन का अवकलन कैपिटल एच के सापेक्ष करना। अच्छा बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक तो समझ आ रहा है। और अब हमको ये भी मिल गया, एक सिंगल वेरिएबल में भी आ गया। अवकलन करेंगे तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, इसका बेटा अवकलन करोगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H, ये डी एच ऑफ बी आ गया है। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले की क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी एच ऑफ v का मान 0 के बराबर होना चाहिए। इसको 0 के बराबर लिखोगे, देखो ध्यान से, जब आप इसको पूरे को 0 करोगे उसमें पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये आ जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h कैपिटल H प्लस स्मॉल h स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले इसको ले लिया, फिर इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, बराबर 0। हमें मान कैपिटल H का चाहिए, इसका फैक्टर करिए, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो हम लिख सकते हैं 3h स्क्वायर माइनस 3h माइनस h प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 3h माइनस 1h जो कि 4h आ जाएगा, इन दोनों से 3h कॉमन कर लो तो क्या आएगा h माइनस स्मॉल h, ये तो आ जाएगा, फिर इससे माइनस h कॉमन कर लो तो फिर h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 0। अब h माइनस स्मॉल h कॉमन कर लीजिए तो और क्या बचेगा अंदर, 3h माइनस स्मॉल h, 3h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 0। एक बार इससे और एक बार इससे हम कैपिटल H निकालेंगे तो इससे तो स्मॉल h आएगा और इससे स्मॉल h बाई 3 आएगा, जिसमें से ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कहना क्या है कि बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर ही होनी चाहिए। कहाँ हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता कि बेलन और शंकु दोनों सेम हाइट किया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो ना, बेलन हमेशा शंकु से कैसा रहेगा, कम हाइट का रहेगा, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हाइट आएगी, कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक आपने ये प्रूव नहीं किया कि बेलन का आयतन महत्तम होगा, और जब तक आप वो प्रूव नहीं करते तब तक हम ये h होगा मन कर रहा है कि मान लिया जाए, पर नहीं मान सकते। वो करके आप एक बार दिखा दो कि आयतन महत्तम है, फिर हम मान जाएंगे कि ये चीज सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डी स्क्वायर डी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज पाई tan स्क्वायर अल्फा, h स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, नहीं बाबा आप देखो ना, आप तो कैपिटल H के सापेक्ष कर रहे हो, और स्मॉल h तो गिवन क्वांटिटी है, अल्फा गिवन क्वांटिटी है, तो ये तो अचर कहने जाएंगे। अब स्मॉल h कैसा है, अचर, तो इसका अवकल गुणांक क्या हो गया, ये 0 हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा 6h माइनस इसका क्या होगा 4 स्मॉल h, ठीक है। अब h की जगह पर ये h बाई 3, अब h इज इक्वल टू h अपॉन 3 पर b स्क्वायर b अपॉन बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा 6 इंटू h की जगह पर h अपॉन 3 माइनस 4h, अब ये 3 2 6, 2h माइनस 4h, b स्क्वायर b अपॉन बी एच स्क्वायर बेटा कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव आ गया है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए h इज इक्वल टू h बाई 3 पर
h/3 पर शंकु के अंतर्गत बने बेलन का आयतन, शंकु के अंतर्गत बने बेलन का आयतन उच्चतम होगा। देखो ठीक है। अब बेलन का आयतन उच्चतम होने के लिए h का मान h/3 और इसका मतलब है अब ये h हम यूज कर सकते हैं। एक आंसर भी इसी तरह से आ गया आपका, इसमें बोला गया था बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, तो बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 हमने कर आ गई है, इसलिए h = h/3। एक चीज तो सिद्ध हो गया। अभी एक काम और करना है मुझे कि बेलन का जो अधिकतम आयतन है वो 4/27 πh³ tan²। बेलन का आयतन ये है बेटा, बेलन का आयतन कहीं निकाला हुआ है हम लोगों ने, ये बेलन का आयतन निकला हुआ, ठीक है। ये वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी इसकी, बेलन का आयतन। बेलन का अधिकतम आयतन V = देखो पाई हो गया है, स्मॉल h की जगह स्मॉल h, कैपिटल H की जगह h/3 और उसका होल स्क्वायर, फिर tan² अल्फा इंटू कैपिटल H की जगह पर h/3। अब इसको सॉल्व करिए, 3h - h 2h/3 बनेगा, 2h/3 का स्क्वायर करेंगे आप, देखो ये आ गया पाई, ये 3h - h मतलब 2h/3, 2h/3 का स्क्वायर 4h² 4h² इंटू h/3 इंटू tan² अल्फा। अब ये गुना करो, 4/9 तो 4/27 पाई h³ और tan² अल्फा, ये प्रोवोकेटिव आंसर है। समझ आया? तो हमने ऊंचाई भी प्रूव कर दी बेलन की कि वो शंकु की ऊंचाई की 1/3 होगी, और बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 πh³ इंटू tan² अल्फा के बराबर है। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। 19 नंबर में है, एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। 10 मीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार टंकी है। देखो बेलनाकार टंकी की जो त्रिज्या है वो हमको दी गई है 10 मीटर, उसमें 314 मीटर क्यूब पर आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। मतलब 1 घंटे में 314 घन मीटर गेहूं उसमें भर दिया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका सिंबल क्या लिखा जाए? 1 घंटे में 314 मीटर क्यूब, 314 मीटर क्यूब ये क्या है? वॉल्यूम, आयतन। मतलब 1 घंटे में गेहूं का आयतन इतना बढ़ रहा है उसके भीतर, तो आयतन की वृद्धि की दर किससे लिखोगे आप? dBh ऑफ, नहीं dBt टाइम है ना, ये आ जाएगा 314 मीटर क्यूब पर आवर। भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि की दर, कि टंकी में जब गेहूं भरते जा रहे हैं तो टंकी में गेहूं ऐसे हाइट बढ़ रही होगी, उसकी वो हाइट कितनी दर से बढ़ रही है वो आपको पता लगाना है। मतलब क्या मालूम करना है? ddt ऑफ h आपको मालूम करना है। ठीक, बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होगा पहले बताओ?
बेलनाकार टंकी का आयतन ये होगा पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब हम इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी डी पी ऑफ वी इज इक्वल टू पाई आर और एच कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है, या दोनों वेरिएबल है? दोनों वेरिएबल है। बताइए कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है, या दोनों ही वेरिएबल है या दोनों ही कांस्टेंट है? दोनों वेरिएबल। क्यों? आप खुद सोचो, आपके घर में टंकी है कि नहीं गेहूं भरने की? तो जब आप उसमें गेहूं भरते हो तो टंकी के भीतर गेहूं का क्या बढ़ता है? हाइट, रेडियस क्या बढ़ती है? दोनों बढ़ते हैं। टंकी जितनी रेडियस की होगी टंकी फूल के इतनी बड़ी थोड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं? केवल गेहूं की क्या बढ़ती जाएगी टंकी में? रेडियस उसकी जितनी है उतनी रहेगी। एक निश्चित समय तक बढ़ेगी पहले, फिर वो तो उतनी रहेगी ना। टंकी की रेडियस तो फूल के साथ इतनी मोटी नहीं हो जाएगी, नहीं, टंकी की उतनी रहेगी, पर गेहूं की हाइट लगातार बढ़ती जाएगी। तो गेहूं को आप ऐसा भरिए ना कि बराबर से भरे। आप क्यों बीच में डाल रहे हो? वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना, गलती हमारी है कि हम उसमें बीच बीच में डालते हैं थोड़ा थोड़ा। आप ऐसा भरिए कि एकदम से पूरा एरिया उसका भर के आए, ऐसा भरते जाइए। तो केवल गेहूं की क्या बढ़ेगी? हाइट, रेडियस गेहूं की नहीं बढ़ेगी। तो इसमें से और एक चीज और देखो, एक चीज और, बेलनाकार टंकी का आयतन ले रहे हैं तो टंकी की रेडियस है, रेडियस नहीं बढ़ेगी, पर उसके भीतर जो गेहूं भर रहा है उस गेहूं की हाइट जरूर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पाई और ये आर क्या हो गया? कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या आएगा? डी डी टी ऑफ एच। डी डी टी ऑफ वी की वैल्यू कितनी है? 314। पाई की वैल्यू लिखनी है क्या? लिखनी है 22 अपॉन या 3.14 लिख लो। पाई की जगह पर 3.14 आर स्क्वायर 100 डी डी टी ऑफ एच। अच्छा ये बताओ, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 314 ही मिल जाएगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा। तो डी डी टी ऑफ एच इज इक्वल टू 1 मीटर पर आवर। 1 घंटे में 1 मीटर उसकी हाइट गेहूं की बढ़ती जाएगी टंकी में। ये समझ में नहीं आया आपको? आ गया? चलिए इसी में हम लगाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में x की वैल्यू दी गई है टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 8, और बेटा y की वैल्यू दी गई है 2t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2, -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। समीकरण नहीं, केवल क्या बतानी है आपको? प्रवणता। प्रवणता के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? तो पहले हम देखो, डी डी एक्स ऑफ वाई हमको चाहिए, समझ रहे हैं? तो डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालें? वक्र के बिंदु T पर स्पर्शी की प्रवणता। वक्र के बिंदु T पर स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। देखो आप चाहो तो अलग अलग करो, पहले डी डी टी ऑफ वाई निकालो फिर डी डी टी ऑफ एक्स निकालो, तब भाग दे दो। हम एक साथ कर दे रहे हैं क्योंकि अब आप करते करते वो काम भी माहिर हो चुके हैं। तो बताइए डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू बताओ। डी डी टी ऑफ वाई 4t माइनस 2, और डी डी टी ऑफ एक्स बताओ 2t प्लस 3।
ये क्या आ गया है, डी डी टी ऑफ एक्स, वक्र के बिंदु टी पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। और हमें तो किस बिंदु पर चाहिए, 2,-1 पर। ये एक पॉइंट हमको दिया गया है 2,-1। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2,-1 हम किसकी जगह लिख दें। वैसे तो ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, लेकिन हमारा जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसमें x और y कहीं आ ही नहीं रहा। उसमें कौन आ रहा है, उसमें तो t आ रहा है। तो फिर हम क्या की करें भाई, वैसे या तो मुझे एक काम कर लेना चाहिए था, t का मान यहाँ पर x और y के पदों में निकाल लेते। चलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप एक काम कर लो, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम समझ में आई। वक्र पर जो बिंदु दिया है वो 2,-1 है, x की जगह 2, y की जगह -1 लिख सकते हैं। और हमने जब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली उसमें कहीं x और y नहीं है, उसमें आ गया t। अब t की जगह पर क्या लिखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो शुरू से ही आप दोनों इक्वेशन से मिला के t का मान x और y के पदों में बना लेते, ठीक है, और फिर हम वहां से भी कर सकते थे। अगर नहीं किया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, x की जगह 2 यहां लिखो, y की जगह 1 -1 यहां लिखो और t के मान निकालो। इससे भी t के 2 मान निकलेंगे, इससे भी t के 2 मान निकलेंगे। दो मान नहीं, वो वाला मान आप यूज करें। अब आप सोचो कि मान तो 4 हो जाएंगे, तो हम कौन सी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन वैल्यू हो वो आप नोट कर दीजिएगा। तो पहले निकालो, इसमें x की जगह 2 लिखो, t² + 3t - 8। इक्वेशन सॉल्व करोगे, t² + 3t - 10 = 0। 5 दूना 10, 5 में 2 जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे। तो t यहाँ से करोगे तो यह आएगा t + 5 × t - 2 = 0। जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी -5,2। ये तो इससे आएगा बेटा, यहाँ y की जगह -1 लिखो, 2t² - 2t - 5। इसको इधर लेते आइए, तो 2t² - 2t - 4 = 0। 2 से डिवाइड कर दो बेटा इसे, t² - t - 2 = 0। अब 2 कैसे फैक्टर करो कि माइनस करने से 1 आ जाए, 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 भी बचेगा। तो t - 2 और ये आएगा t + 1 = 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो एक आएगी 2 और एक आएगी -1। दो मान दोनों में मिले, कॉमन वैल्यू कौन सी है, 2। तो t का मान एक्चुअल क्या यूज होगा, 2। अब dx of y is equal to, t की जगह 2 लिख देंगे, तो 4 × 8 t is equal to 2। 4 × 2 - 2 upon 2 × 2 + 3। 4 दूना 8 - 2 6, 2 दूना 4 और 3 7। यही स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल करके आ जाएगी 6/7। इसके अकॉर्डिंग बी पार्ट सही जवाब होगा। और 19 नंबर का कौन सा सही जवाब था, 19 नंबर का ए पार्ट सही जवाब था। अब आप ये बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। आगे प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि बिंदु जो दिया था उसमें x और y के मान थे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने गए तो उसमें t आ रहा है। अब हम कैसे रखते, तो हमने x और y के मान यही लिख के t के मान निकाल लिए, और जो दोनों में कॉमन वैल्यू मिली उसको हमने वहां लिखा गया और बड़ी आसानी से स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई। आप नोट कर लें, इसके बाद आगे क्वेश्चन लगाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन पे है, रेखा y = mx + 1, वक्र y² = 4x की एक स्पर्श रेखा है। यदि m का मान है, आपको ये बताना है कि ये वाली लाइन इस वक्र की स्पर्श रेखा होगी, तो उसके लिए m का मान कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं एक टेक्निक यूज करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लाइन इसकी स्पर्श रेखा है, मैं छोटा सा एक फिगर आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए क्या उससे बातें समझ में आएंगी। आप
ये एक कर्व हमने बना लिए, मालूम है तो कर्व सही से बनाओ। y² इज इक्वल टू 4ax है, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया y² इज इक्वल टू 4ax। ये उसकी एक स्पर्श रेखा है भाई, तो ऐसे हमने ये स्पर्श रेखा बना ली, लेकिन ये मूल बिंदु से होकर जाना पड़ेगा उसको। mx+1, अच्छा तो ठीक है, ये y इज इक्वल टू mx+1, मैंने ही गलती से नोट कर दिया mx के बदले, तो फिर सही है लाइन। अब इसको गौर से देखिए जरा, ये एक बिंदु पर काटती है, स्पर्श करने का मतलब क्या है कि लाइन और वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु अगर निकाला जाए तो केवल एक बिंदु निकलना चाहिए, और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो जब इसका लाइन का और वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते तो दो बिंदु आते। स्पर्श कर रही है इसलिए रेखा का और वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने जाएंगे तो कितने बिंदु मिलेंगे, केवल एक बिंदु मिलेगा, तो हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देते हैं। यहां से y की वैल्यू वक्र में रख देते हैं, रेखा से y इज इक्वल टू mx+1, रेखा से y इज इक्वल टू mx+1, वक्र y इज इक्वल टू 4x पर रखने पर, भाई प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का क्या मतलब है, सॉल्व करके x और y के मान निकालो। तो हम y की जगह लिखे दे रहे हैं mx+1, देखो बेटा mx+1 हमने लिख दिया और स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 4x, a+b होल स्क्वायर करिए तो m²x² + 1 + 2mx इज इक्वल टू 4x। अब m²x², इसके बाद ये 2mx लिख दीजिए और उधर से 4x लेते आइए तो माइनस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0, m²x² + 2mx - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। m²x² प्लस इन दोनों से आप x कॉमन कर लो तो 2m - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनी। बताइए, ये x का एक द्विघात समीकरण है, देख रहे हैं आप, x में एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे अगर हम x के मान निकालेंगे कितने मान निकलेंगे, पक्का? कोई इसमें डाउट तो है नहीं आपको, पर मुझे आज डाउट है, x का एक ही मान निकालना चाहिए। अभी शुरुआत में आप मेरे से बोल रहे हो कि अगर ये स्पर्श करते हैं तो सिर्फ एक बिंदु आना चाहिए, और अब आप ही कहने लगे कि दो मान आएंगे, है ना कुछ प्रॉब्लम? बड़ा आसान है, इस प्रॉब्लम को भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, उसमें ना तो कुछ आपको घबराने की आवश्यकता है ना कुछ, ठीक है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। क्या, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इससे x के कितने मान आएंगे, 2, पर आना कितने चाहिए, 1, 2 नहीं आने चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर वो दोनों मान बराबर आ जाए, हो सकता है। आप सोचिए थोड़ा सा, देखो मान 2 आने से मानेंगे नहीं भाई, ठीक है यार, 2 तो आएंगे, तो मान तो 2 ही आएंगे, पर चित्र क्या कहता है कि कितने आने चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए, तो मान 2 आएंगे पर वैल्यू 1 होगी। ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो दोनों मान आपस में बराबर हो जाए। इसका मतलब साफ है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके कितने मूल बनेंगे, 2, और दोनों ही मूल कैसे होंगे, बराबर। और अगर मूल बराबर है तो आप एक इक्वेशन बनाते हैं कि विविक्तकर का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। लिख देंगे इस समीकरण के मूल बराबर, इस समीकरण के मूल बराबर। अब आप ये हमें बताओ, हमने लिख तो दिया कि मूल बराबर है, क्या आप किसी को बता पाओगे कि ऐसा क्यों? क्या बताएंगे आप? किसी ने पूछ लिया कि आप कैसे जबरदस्ती कैसे लेके दे रहे हैं मूल बराबर,
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके मूल कितने आएंगे 2, पर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन और फिगर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। तो मूल 2 और वैल्यू 1 हो, ऐसा कब हो सकता है जब ये दोनों मूल ठीक हो जाएगा। तो दोनों मूल कैसे होंगे बराबर, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर b की वैल्यू बताओ कितनी, x का गुणांक 2m माइनस 4 a की जगह पर क्या है m स्क्वायर, c की जगह पर 1 इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ना होल स्क्वायर ओपन करो तो इसको उधर भेजो, और ये क्या बन जाएगा 2m माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लो, तो 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 2m, अरे फिर एक बार प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। चलो आप होल स्क्वायर ओपन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 16m माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर कैंसिल हो गया। 16m उधर भेजोगे तो 16m इज इक्वल टू 16, देन m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। कौन सा सही रहेगा, ए पार्ट सही जवाब होगा। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन अभी समझ में आया है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 22 भी लगा देता हूँ, आप गौर से देख लीजिए। एक कर्व दिया हुआ है आपको, क्या है वो कर्व, 2y प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 1,1। आपको इस वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये नहीं आएगा, मुझे लगता है आपको ये आ जाना चाहिए। कैसे करोगे, वक्र का अवकलन करोगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या होगा बेटा, 2d dx ऑफ y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, देन d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस x। देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, हमको तो इस पॉइंट पर चाहिए। अब d dx ऑफ y एट 1,1, x की जगह पर 1, y की जगह पर 1, ये कितना आ जाएगा बेटा, -1 वैल्यू आ जाएगी। पर ये क्या है बता सकते हैं आप मुझे, ये वक्र के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमें अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कितनी आएगी बताओ। इसका व्युत्क्रम कर दो और निशान बदल दो, तो -1 का व्युत्क्रम -1 और -1 का निशान बदल देंगे तो +1, ये अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। अभिलंब का समीकरण, इसलिए अभिलंब का समीकरण क्या लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। अब x1 y1 की जगह तो बेटा यही लिखेंगे ना, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m की जगह पर क्या लिखोगे, -1 की +1। क्यों, क्योंकि समीकरण अभिलंब का निकाल रहे हो तो प्रवणता भी अभिलंब की यूज करो। तो 1 x माइनस x1 की जगह पर 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मीन्स y इज इक्वल टू x। ये अभिलंब का समीकरण निकल करके आ गया, और ये किसमें है, बी पार्ट सही जवाब। तो ये कौन सा कर लिया आपने, 22 नंबर। आप प्लीज इसे नोट कर ले, इसके बाद 23 और 24 कर लेते हैं, ठीक है। 23 नंबर, वक्र y इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कर्व है,
का बिंदु 1,2 से होकर जाने वाला अभिलंब बताइए। देखो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये एक कर्व है। क्या आप सभी बच्चों को याद है कि ये कर्व कैसे बनेगा? पैराबोला है, ये तो सबको क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये हमने बना दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये बिंदु कहाँ पर आएगा? पहले चतुर्थांश में रहेगा, तो वक्र पर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये वक्र पर नहीं है। आप जानते हैं कि इसलिए नहीं है क्योंकि ये वक्र को संतुष्ट ही नहीं कर रहा। x की जगह पर 1 लिखो, y की जगह 2 लिखो, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4 गुना 8। तो ये पॉइंट कर्व पर है ही नहीं। और प्रॉब्लम तो इसी चीज की है कि पॉइंट कर्व पर है। अगर ये पॉइंट कर्व पर होता तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता। वैसे आसान बनाना चाहे तो हम अभी भी बना सकते हैं। कैसे? आपको एक बात बताएं, इसके ऑप्शन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, बी पे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सी पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ऑप्शन बी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, ये एक कर्व है और क्वेश्चन के मुताबिक इस वक्र का जो अभिलंब है, उन्होंने बोला वक्र इसका बिंदु 1,2 से होकर जाने वाला अभिलंब बताइए। इसका एक अभिलंब है, मान लिया कहीं पर भी ये हम स्पर्श रेखा बना देते, तो ये हमने क्या बना ली? टेंजेंट। और यहाँ पर हमने एक स्पर्श अभिलंब खींचा, ये हमने क्या बनाया? नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है ना, वो 1,2 से पास होता है। क्वेश्चन ये वाला पॉइंट 1,2 इसमें नहीं दिया हुआ। हमको ये दिया है कि इस वक्र का एक अभिलंब है, और अभिलंब ऐसा है कि जब हम अभिलंब बनाते हैं तो वो 1,2 से पास होता है जाता है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, क्या करते हैं कि वो तो सीधे बस वक्र का अवकलन करेंगे, अवकलन करके x और y की जगह इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के बाद अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे और रब के अभिलंब का समीकरण निकालने बैठ जाएंगे। पर याद रहे, ये बिंदु वक्र पर है ही नहीं। और ये कैसे पता लगा हमको? हमने पहले सेटिस्फाई करवा के देख लिया, इसलिए आप वो तरीका यूज नहीं कर सकते। ये बिंदु बाहर है वक्र के। अगर इस बिंदु को करना है तो फिर आपको इसे मानना पड़ेगा और ये बिंदु आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ही आप अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास टेक्निक एक ये है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाना तो है नहीं आप, तो आपके पास टेक्निक एक ये है। उन्होंने बोला इसका अभिलंब बताओ, आपको 4 समीकरण दे दी, इन्हीं में से तो कोई एक अभिलंब होगा। भाई उन्होंने क्या पूछा? आप याद रखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ध्यान रखिए। अब ढूंढना है कि कौन सा है, तो उन्होंने बोला क्या है कि जो अभिलंब है वो 1,2 से गुजरता है। तो अगर ये अभिलंब होगा तो ये 1,2 से गुजरेगा, अगर ये अभिलंब होगा तो ये 1,2 से गुजरेगा, ये अभिलंब होगा तो ये 1,2 से गुजरेगा, और ये अभिलंब होगा तो ये 1,2 से गुजरेगा। अब चेक कर लो कि कौन 1,2 से गुजरता है, और जो 1,2 से गुजरेगा वो 1,2 उसको क्या करेगा? तो रख देख लो, केवल यही संतुष्ट हो रहा है, बाकी तो हो नहीं रहे, तो वही एक आंसर बन जाएगा। बिना सॉल्व किए भी आप आंसर बना सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास टेक्निक है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिए इससे सॉल्व करना तो कैसे करेंगे? उसके लिए फिर वक्र पर हमें बिंदु मानना पड़ेगा h, चलिए हम ऐसे सॉल्व दिखा देते हैं, आपका मान होगा करना माना। वैसे एग्जामिनेशन में ऑप्शनल में आता है तो मत करिएगा सॉल्व, ऐसे करिएगा। माना वक्र पर बिंदु h, k। अगर ये बिंदु वक्र पर है तो ये बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा। करवा दो, x की जगह h, y की जगह k। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करिए ये क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 4 d dx ऑफ y मीन्स d dx ऑफ y इज इक्वल टू x बाई 2। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब d dx ऑफ y एट h कॉमा k, h कॉमा k पर d dx ऑफ y की वैल्यू, x की जगह पर बेटा क्या लिख देंगे, h, ये क्या आ गई स्पर्शरेखा की प्रवणता, h कॉमा k पर, ये वक्र पर बिंदु है, h कॉमा k पर अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी बताओ, अभिलंब की प्रवणता, इसका उल्टा करो और साइन बदल दो, ये अभिलंब की प्रवणता, इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, x1 और y1 की जगह पर बेटा ये h कॉमा k लिखे जाएंगे, तो y माइनस k इज इक्वल टू m की जगह 2 अपॉन h और x माइनस x1 की जगह पर h, ठीक है, इसे सॉल्व करिए भाई। देखो ये क्या आ गई, अभिलंब की समीकरण, जो अभिलंब है वो 1,2 से गुजरता है, इसलिए बिंदु 1,2 अभिलंब को संतुष्ट करेगा, क्योंकि वक्र का यह अभिलंब बिंदु 1,2 से गुजरता है, इसलिए बिंदु 1,2 अभिलंब को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करवाने के लिए x की जगह पर 1 और y की जगह 2 लिखूंगा, y की जगह पर 2 माइनस k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन h और x की जगह पर क्या लेना है 1, तो 1 माइनस h, ठीक। आप ये 2 माइनस k इज इक्वल टू, इसको गुणा करो बेटा, तो माइनस 2 अपॉन h, फिर इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और h से h कट जाएगा तो प्लस, प्लस 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन h। अब k की जगह ये 2 अपॉन h हम यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4k, 4 और k की जगह पर 2 अपॉन h, h क्यूब इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू अगर 2 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 2 1। वक्र पर जो बिंदु है वो कौन सा है 2,1, ये वक्र पर बिंदु है। अब इस बिंदु पर हम अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, ये है ये वाला पॉइंट। अब इस बिंदु पर हम अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, तो अभिलंब का समीकरण क्या लगेगा, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। अब बेटा किस बिंदु पर आप अभिलंब का समीकरण निकालोगे, 1,2 पर कि 2,1 पर, इस पर 2,1 पर, 1,2 से तो होकर जाता है, तो x की जगह पर 2, y की जगह पर 1, m की जगह पर क्या लिखोगे अभिलंब की प्रवणता, और कहाँ है अभिलंब की प्रवणता, ये है अभिलंब की प्रवणता, माइनस 2 अपॉन h, तो माइनस 2 अपॉन h, h की वैल्यू कितनी 2,
इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, इससे ये कैंसिल हो गया। y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये माइनस एक्स प्लस 2, बाहर माइनस है ना, इसको इधर लिखते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आप देखिए वही समीकरण आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल है ना। तो एक तरीका तो इतना छोटा है कि कुछ करना ही नहीं है, और एक तरीका इतना बड़ा है कि बहुत कुछ करना पड़ रहा है। फिर आपको जो पसंद है वैसे ऑप्शनल क्वेश्चन में करके दिखाना कुछ होता नहीं है, तो आप ऐसे कर लो। अच्छा ये तरीका समझ में आ गया था कि नहीं आ गया? आ गया है। क्वेश्चन समझ आ गया, नोट कर ले जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 में है वक्र 9y² इज इक्वल टू x³ पर वे बिंदु जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है। आपको इस वक्र पर वो वाले बिंदु पता लगाने हैं जहां पर अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो वो अभिलंब ना अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता हुआ चला जाता है। कैसे? थोड़ा सा इस फिगर को समझने की कोशिश करिए। ये x y है, x डैश है और ये y डैश है। ये हमने एक वक्र बना लिया, कैसा भी बना लो अपने समझने के लिए। ये हमने एक कर्व बना लिया है, इस पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर ऐसे एक टेंजेंट आप बना सकते हैं। और हमने एक अभिलंब इस पर बनाना है, तो ये हमने एक अभिलंब बना लिया। देखो ये हमने इस पे बनाया नॉर्मल। इतना समझ आया भैया आपको? ये कर्व है 9y² = x³, ये उस कर्व के एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाई, ये नॉर्मल बनाया। इस क्वेश्चन में जानकारी किसकी दी गई है? स्पर्शरेखा की अभिलंब की? अभिलंब के बारे में बताया जा रहा है कि अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है। अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा, ये अभिलंब है कि नहीं है? ये वाला है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। मतलब अगर ये लेंथ a के बराबर है तो ये वाली लेंथ भी कैसी? a के बराबर है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन दिस नॉर्मल कट द इंटरसेप्ट इन x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बराबर परिमाण के अंतःखंड काटता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, ये अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूं a o और b, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा कैसी है आपस में? इसका मतलब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। समझ रहे? और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना होगा? 45 डिग्री। और ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये राइट एंगल होगा ही 90 डिग्री। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी दिस एंगल इक्वल टू 135 डिग्री? 135 डिग्री। सिंपल। 135 45 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 135 डिग्री। नहीं समझ में आया? ये हमने किया। अब यहाँ इतना सब करके क्या होगा? इतना सब करके ये होगा कि जो उन्होंने क्लिप हमको दिया है ना कि अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, हम उसको ले करके कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो क्या हासिल कर पाए? आंसर है कर लिया हमने। कैसे? ये क्या है बताओ? अभिलंब। अभिलंब का धन x अक्ष से झुकाव कितना है? 135 डिग्री। तो अगर हम अभिलंब की प्रवणता आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? tan 135। tan 135 का मतलब -1, यानी कि अभिलंब की प्रवणता कितनी है? ये हमने हासिल कर लिया। अभिलंब की प्रवणता is equal to tan 135 and that will be equal to -1। एक चीज और आपको एक ऑब्जेक्शन करना चाहिए जो कि आप नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए कि क्या उन्होंने तो ये बोला ना कि अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटता है, तो आप ये कैसे जान गए कि इन्हीं अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटेगा? हो सकता है इन अक्षों पर बराबर अंतःखंड काट देता, इन पर काट देता,
इन पर काट देगा, अच्छों पर बराबर अंतःखंड काटना है। And how will you come to know कि वो केवल इन्हीं दो अच्छों पर बराबर अंतःखंड काटेगा? कैसे आप समझिए? तो हम समझ नहीं गए, हमने एक कर लिया ऐसे अपने मन से, समझ रहे हैं? आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने कर लिया है, इससे हम आंसर निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे, बस। अदरवाइज इट कैन बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि ऐसे काट रहा है, ऐसे जाता तो भी तो बराबर अंतःखंड काट सकता था, वो ऐसे जाता तो भी तो बराबर अंतःखंड काट सकता था, क्योंकि उन्होंने जानकारी भी नहीं दी है कि धनात्मक अक्षों पर अंतःखंड काटता है कि कैसा हो रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं उन्होंने बताया। मैंने एक देखो निकाल लिया है, अभी आप देखो क्या निकल गया। अभिलंब की प्रवणता, एक अभिलंब की प्रवणता आपको भी निकालना आता है, अभिलंब की प्रवणता आपको भी निकालना आता है। मान लिया वक्र पर ये बिंदु कौन सा है, h, k, तो लिख देंगे माना वक्र पर बिंदु h, k, तो ये बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा, तो लिखेंगे 9k² इज इक्वल टू h क्यूब। अब हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वक्र का x, इस इक्वेशन को ना आप 1 मान लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए इसका अवकलन करिए, ये हो जाएगा 18y ddx of y is equal to 3x², 3 6 are 18, then ddx of y will be equal to x² upon 6y। अब हम ddx of y की वैल्यू निकालेंगे at h, k, x की जगह पर h, y की जगह पर k, h² अपॉन 6k, h² अपॉन 6k, ये क्या आया है बता सकते हैं? इस पर c की प्रवणता, हम अभिलंब की प्रवणता निकालना चाहते हैं, इसलिए वक्र के बिंदु h, k पर अभिलंब की प्रवणता बताइए कितना आएगा बेटा, -6k अपॉन h², ठीक है, पलट जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा सामने। अब ये क्या निकाला है आपने बताइए, एक अभिलंब की प्रवणता तो पहले से निकाले भाई, दोनों बराबर, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू -6k अपॉन h², -1 कैंसिल, h² इज इक्वल टू 6k। आप यहां से सॉल्व करो, इसके बाद h² का मान 6k है, अब k निकाल लो यहां से, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, तो k निकालोगे तो कितना आ जाएगा, h² अपॉन 6, ये मान समीकरण 1 पे रखो आप, समीकरण 1 से 9k² इज इक्वल टू h क्यूब, k की जगह पर ये लिखना है, इसका अब k की जगह लिखोगे फिर स्क्वायर भी तो करोगे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, h⁴ अपॉन 36, और बेटा एक काम और करो, इस h³ को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0, ठीक है, 9 4 36, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल, h⁴ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4h³ इज इक्वल टू 0, h³ कॉमन कर लेंगे, h - 4 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 करेंगे, h 0 आएगा और h क्या आएगा, h की दो वैल्यूज आएंगी तो k की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। जब h 0 है तो k कितना आएगा, देखो h 0 है तो k कितना आएगा 0, और जब h 4 होगा तो k कितना आएगा 4 होगा, 4 तो 16/6, 2/16, 2 × 6, एक 0,0 आएगा, एक 4,8/3 आएगा,
0,0 तो ऑप्शन में है नहीं। 4,8/3 कहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। ए ऑप्शन में मिल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन ए पार्ट। अब आप सोचोगे इसमें तो प्लस माइनस दोनों है, तो आपने भी तो कमी की है। आपने कहा ये वाला दिया है, आपने एक ही लेके तो किया है। कुछ हमारी बात समझ रहे हैं? आपने कमी भी तो किया है। वैसे आपको क्या कर लेना चाहिए था? अगर ये वाला -1 आ रहा है, ऐसा अगर होता तो क्या आ जाता? +1। तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, क्योंकि हमने तो एक लिया इसलिए हमने -1 लिया। लेकिन ये हो रहा है तो ये वाला विलंब भी आ सकता था। उस समय उसका कोण यहाँ से कितना बनता? 45 डिग्री। तब उसकी प्रवणता कितनी आती? +1। तो प्रवणता न सिर्फ -1 बल्कि +-1 दोनों आ सकते हैं। उस केस में जब आप सॉल्व करते तो फाइनली यहाँ जाकर फिर आपको +-1 मिल जाता। पर हमने केवल एक लेके सॉल्व किया है, -1, इसलिए आप ऐसे करें। और किस ऑप्शन को सही कर सकते हो आप? ए पार्ट को आप सही कर सकते हैं। अब आप ये बताएं समझ आया कि नहीं आया आगे? और इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, समाकलन। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स इतना ही रखते हैं, चलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।